हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज आदित्य शुक्ला और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने एमसीक्यू एंड इंजीनियर्स हब जोधपुर में। स्टूडेंट्स, हम लोग आज के सेशन में डबल ई ब्रांच इलेक्ट्रिकल ब्रांच का 2015 आईआईटी कानपुर के आए हुए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, इस सेशन को बनाने का एक रीज़न ये था कि 23 में आईआईटी कानपुर से ही पेपर सेट होने वाला है, तो आप लोग एक अप्रॉक्सीमेटली आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि आईआईटी कानपुर मैथ्स को लेके किस लेवल तक जा सकता है, किस अप्रोच से वो क्वेश्चन सेलेक्ट करता है। इन क्वेश्चंस का सोल्यूशन आपको कहीं पर भी मिल जाएगा स्टूडेंट्स, बट हमारा अप्रोच ये कि हम ये देखें कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों ने गलती की, ज़रा हम समझते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है या क्या पूछा गया है। लेट ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, मतलब कोई मैट्रिक है जिसका ऑर्डर एन क्रॉस एन है और उसका रैंक आर है बच्चों, ठीक। और उसके अलावा इन्होंने बोला है कि Ax इक्वल टू 0 हैज रो इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस, मतलब हमको इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को बच्चों अगर ऑर्डर एन लेकर आप समझ के करना जाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम थोड़ा सा कुछ कंसीडर करते हैं कि हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक है जिसका ऑर्डर 3x3 है। तो बताइए n इक्वल टू बच्चों क्या हो गया 3, और r इक्वल टू बच्चों क्या हो गया रैंक, और थोड़ी देर के लिए कंसीडर कर लेते हैं कि रैंक इज 2, ठीक। अब अगर रैंक 2 है तो रैंक 2 का मतलब बच्चों क्या हुआ, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, मतलब इस मैट्रिक में नंबर ऑफ नॉन जीरो रो 2 है और उन्हीं नॉन जीरो रो को बोला जाता है नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज, दैट इज 2। तो मतलब यहां एक रो है, मान लेते हैं +1 2 3, 0 1 2, और लास्ट रो हो गई 0 0 0। तो स्टूडेंट्स, व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि ये क्या है, रैंक, जिसको आप लीनियरली इंडिपेंडेंट रो कहते हो, रोज। और स्टूडेंट्स, अगर आप यहीं पर नलिटी की बात करें तो बच्चों नलिटी कितना हुआ, नलिटी हुआ 3 - 2 = 1। क्या होता है नलिटी का फॉर्मूला, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स। और नलिटी ही क्या होती है, नंबर ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट रो, बच्चों वो क्या है, 1 है, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप कहाँ नलिटी और रैंक में चले गए, यहाँ तो कुछ और पूछा है। स्टूडेंट्स, यहाँ आप इस बात को समझें कि इस मैट्रिक में अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 1 2 3, 0 1 2 और 0 0 0, तो स्टूडेंट्स ये दोनों कौन सी टर्म, जरा देखिए यहाँ, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज है और स्टूडेंट्स ये है लीनियरली डिपेंडेंट रो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि बच्चों इसका कोई इक्वेशन बनाइए, अब आप कहेंगे सर मैं इक्वेशन की तरफ क्यों शिफ्ट हो रहा हूं, मैं बताता हूं। x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 = 0, एंड सेकेंड इक्वेशन इज x2 प्लस 2x3 = 0। अब अगर हम हमारे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का बेसिक यूज करें और देखें कि नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं 3, तो फॉर सॉल्विंग सच टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन वी शुड हैव 3 इक्वेशन, बट यहाँ पे तो 2 इक्वेशन है। अब 2 इक्वेशन क्यों है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे नलिटी मतलब डिपेंडेंट रो 1 है और डिपेंडेंट रो का मतलब ये होता है कि वो रो कंप्लीट 0 है। तब हम यहाँ पर मन से ले लेंगे एक वेरिएबल लेट x3 = k। अब कोई भी आपसे पूछता है कि हमने x3 = k क्यों लिया, तो आप कहोगे सर लास्ट रो 0 है इसलिए मुझे लेना पड़ा। अगर यहाँ लास्ट रो में कोई नंबर होता तो उन्हीं से कोई इक्वेशन बनाते, तब ये इशू नहीं आता। और ये जो x3 = k है, ये इसका पहला सोल्यूशन है, मतलब वेरिएबल का, मतलब कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सोल्यूशन क्या होता है, x1 x2 और x3 की वैल्यूज आर द सोल्यूशन, और वही सोल्यूशन इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि x3 = k
जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट बच्चों क्या है, सॉल्यूशन है। और ये सॉल्यूशन एक्चुअल देखा जाए तो किसकी मदद से आया है, किसकी मदद से आया है बताओ। अगर हम यहाँ देखें तो ये मदद से आया है कॉज ऑफ लीनियरली डिपेंडेंट रो की मदद से। अगर यह डिपेंडेंट रो नहीं होती तो यहाँ इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं आता। तो देयरफॉर लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन इज नथिंग बट अ नलिटी, नलिटी के कारण ही आ पा रहा है। और नलिटी क्या होता है बच्चों, ये रहा 3 - 2, 3 - 2 मतलब क्या, ऑर्डर दैट इज n माइनस रैंक। और बच्चों यही आपका सोल्यूशन होगा जिसको आप बोलते हो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, तो इसको मैंने ऑर्डर कम करके इसको ट्राई किया है कि इसको आप सॉल्व करें। कभी भी मैट्रिक्स में कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसका ऑर्डर मतलब कम कर दीजिए और कंसीडर कर लीजिए और उसके बाद उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। क्या है प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, जरा आप समझिए यहाँ पर क्या हो रहा है। Which one of the following is an iterative technique for solving a system of simultaneous equation, simultaneous linear equation? इटरेटिव टेक्निक कहाँ पढ़ते हैं बच्चों, न्यूमेरिकल मेथड में। गॉस एलिमिनेशन मेथड बच्चों ये एग्जैक्ट मेथड है, यहां से आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट सोल्यूशन आएगा। LU decomposition is also an exact method and Gauss Jordan is also an exact method. What is exact? Exact का मतलब मेरा ये है कि कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करा, उसका एक अप्रोच है निश्चित और उसका सोल्यूशन लाइक 1 2 3 एग्जैक्ट सोल्यूशन है। बट ये जो गॉस सीडल मेथड है ये एक्चुअल अप्रोक्सीमेशन मेथड है। मतलब है कि हम अंदाज़ा लगाते हैं और हर अप्रोक्सीमेशन में हमारे उस रूट का एरर कम होता है और हम अप्रोक्सीमेट रूट की तरफ अप्रोच करते हैं। और यही मेथड क्या कहलाती है बच्चों, इटरेटिव मेथड। इटरेटिव मेथड का मतलब ये है कि हर एक स्टेप में, हर एक उसका कोई प्रोसीजर है उसको आप फॉलो कीजिए और हर एक स्टेप में आपका जो रूट है वो रिफाइन होता जाएगा और अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन की तरफ बढ़ेगा। ये पूरा थ्योरी है, इसमें कोई सोल्यूशन नहीं है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं। जरा देखिए यहाँ, कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये कोई लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन है और द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ ए एंड बी सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब इन्होंने कहा है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट होगा जबकि इन तीनों में से कोई कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगी। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं, हम एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। और स्टूडेंट्स ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसा होता है बच्चों, ए और सी को क्लब कर दो, ज्वाइन कर दो, 1 2 -3, ये ए हो गया और सी वाला जो पोर्शन है वो हो गया ए। बच्चों ये होता है ना ए एक्स इक्वल टू सी। दूसरा देखिए 2 3 3 बी 5 9 -6 एंड सी। और स्टूडेंट्स यहाँ आपको स्टैंडर्ड रो ऑपरेशन लगाना है। इस एलिमेंट को 1 ऑलरेडी बना हुआ है और इस 1 को यूज करके ये नीचे के दोनों एलिमेंट को अगर मुझे 0 बनाना है तो विच ऑपरेशन आई हैव टू अप्लाई, फॉर R2 R2 minus 2R1 and for R3 R3 minus 3R1। ठीक, अब जरा देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, B इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये स्टैंडर्ड रो ऑपरेशन आपको बेहद मदद करेगा और अगर आपको ये नहीं पता है तो आप भूल जाइए कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। ट्राई कर सकते हो लेकिन भटक जाओगे रास्ते में। चलिए 2 - 2 0, 3 - 2 का मल्टीप्लाई हुआ 4 दैट इज -1, 3 माइनस कर रहे हैं तो प्लस और 2 का मल्टीप्लाई हो गया तो 3 + 6 दैट इज 9 और ये हो गया B - 2A। फिर देखिए R3 माइनस, सॉरी बच्चों ये 5R1 है तो 5 - 5 0, 9 - 10 दैट इज -1, -6
माइनस कर रहे हैं तो +15, तो -6 + 15 दैट इज 9, एंड लास्ट इज C -5A। अब स्टूडेंट जब भी आप ये यूज कर लेते हो, तो क्या लॉजिक बोलता है कि इस फर्स्ट रो को और इस फर्स्ट कॉलम को बाहर कर दो, डायगोनल में आओ, इस एलिमेंट को यूज करो, और इस एलिमेंट को यूज करते हुए इसके जस्ट नीचे वाला एलिमेंट 0 बना दो। तो क्या मैं R3 के लिए ऑपरेशन लगा सकता हूं, R3 - R2? और अगर मैं R3 के लिए R3 - R2 लगा रहा हूं तो जरा देखिए, 1 2 - 3, A as it is, 0 - 1 9, एंड B - 2A। लास्ट देखिए, -1 माइनस करोगे तो +1 0, एंड 9 - 9 0। इसको जरा यहां सॉल्व कर लेते हैं, क्या होगा बच्चों? C - 5A माइनस B - 2A। तो बच्चों क्या मिला? C - 5A माइनस, अंदर लेकर जाओ, ये गलती मत करना। तो ये कितना हो गया? -3A, 2A - 5A, और -B - C, सॉरी +C। अब इन्होंने क्या कहा? सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। बच्चों कंसिस्टेंट कब होता है? फॉर कंसिस्टेंट, मैं यूनिक या इनफाइनाइट की बात नहीं कर रहा हूं। रैंक ऑफ ए इक्वल टू रैंक ऑफ बी, ये दोनों अगर इक्वल हो तो कंसिस्टेंट होता है। अब आप बताइए, रैंक ऑफ बी कितना है बच्चों? 2। और सॉरी, रैंक ऑफ ए कितना है बच्चों? ये ए है, तो ए का रैंक 2 है बच्चों। बट इस कंप्लीट बी का रैंक अगर आपको 2 बनाना है तभी तो वो कंसिस्टेंट होगा। तो देयर फोर -3A -B + C, बच्चों अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाए, ये वाली, तो रैंक ऑफ बी कितना हो जाएगा? 2। रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा? 2, और ये कंसिस्टेंट हो गया। तो बस यहां से थोड़ा माइनस साइन कॉमन निकाल लो, 3A + B - C = 0, एंड गाइस यही कंडीशन है, दैट इज ऑप्शन बी। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और आपको पसंद आ रहा होगा। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में भी यहाँ पर डाल सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा हुआ है। अब ज़रा इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन को मैं आपके 11th के बेसिक से ही कराऊंगा, ज़रा आप देखना। ऐसे 2-3 क्वेश्चन आपको और मिलेंगे। इफ द सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ 2 × 2 मैट्रिक इज -6, मतलब डायगोनल का सम, ये क्या बोल रहा है? -6। और बच्चों डायगोनल का सम ही आइगन वैल्यू का सम भी होता है। मतलब इन्होंने क्या गिवन दिया है कि λ1 + λ2 = -6, देन द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। मतलब यहां पर कोई एक मैट्रिक, जो भी 2 × 2 मैट्रिक है, इसकी डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या हो सकती है? तब यहां पर देखिए एक लॉजिक लगा रहा हूं मैं, सिंस वी नो दैट, क्या आप लोगों ने पढ़ा है ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू अरिथमेटिक मीन? और ज्योमेट्रिक मीन बच्चों क्या होता है? √of λ1 λ2 ग्रेटर देन इक्वल टू a + b/2, दैट इज λ1 + λ2/2। तो λ1 λ2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, λ1 + λ2 की वैल्यू क्या है? -6/2। तो √of λ1 λ2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, और अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 9 हो गया। मतलब इसकी वैल्यू या तो ज्यादा से, मतलब 9 होगी, या 9 से ज्यादा होगी, ठीक है, या तो 9 के बराबर होगी। तो अब सवाल ये बच्चों कि ये λ1 λ2 मैंने क्यों निकाल लिया? बिकॉज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू होता है बच्चों λ1 λ2, मतलब प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू इक्वल टू डिटर्मिनेंट होता है। तो देयरफॉर अगर मैं इस इक्वेशन 1 से लेकर आऊं तो डिटर्मिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू बच्चों क्या हो जाएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल, एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, मैंने यहां पर ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है बच्चों, ये लेस देन होना चाहिए, इतना या इससे कम, ये
ये देखिए, और लेस देन इक्वल टू ये बताता है कि ये जो भी वैल्यू है ये मैक्सिमम है, या तो वैल्यू 9 होगी या 9 से कम होगी बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत, क्योंकि ये 11th-12 का बेसिक से सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है। तो बच्चों चलिए एक और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन करते हैं। और अगला क्वेश्चन वो लाने के पहले मैं आपको एक जनरल बात बताऊं, जो भी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग मैट्राइसिस में आए हुए जो टॉप अच्छे क्वेश्चन से पिछले 20 सालों में, उनमें से वो एक क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर जरा देखिएगा। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए सच दैट, ये मैट्रिक्स गिवन है, हैज 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट रियल आइगन वेक्टर। इन्होंने ये कहा कि हमें ए का मैक्सिमम वैल्यू बताना है कि वो क्या है, जबकि इस मैट्रिक में 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ ये क्वेश्चन अच्छा क्यों हुआ, ये मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा डाउट में बताया हुआ क्वेश्चन है। जब इन्होंने यहाँ कहा कि 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर, तो लॉजिक लगाइए कि 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग। और अगर 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर की बात कर रहा है, तो वेक्टर हमेशा कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू के ही आते हैं। इसका मतलब ये जो भी मैट्रिक है, इसकी 3 डिफरेंट आइगन वैल्यू पॉसिबल है, तभी ये 3 आइगन वेक्टर आ पाएंगे। तब हमें ए का कैसा वैल्यू निकालना है, मैक्सिमम। ये ऐसा क्वेश्चन है जहां आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्बडा आई इक्वल टू 0। बच्चों ये क्या होता है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्डली सॉल्व करूं, -3 माइनस लैम्बडा 0 -2 1 -1 माइनस लैम्बडा 0 0 a एंड -2 माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। और यहाँ कोई चॉइस नहीं है, यह आपको सॉल्व करना पड़ेगा। यूजुअली बच्चों जब जब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आता है तो हम कोई ना कोई ट्रिक लगा के उसको सॉल्व कर लेते हैं, बट यहाँ मुश्किल है। तो चलिए मैं डिटरमिनेंट सॉल्व करता हूँ। -3 माइनस लैम्बडा इंटू ब्रैकेट क्या होगा बच्चों, -1 माइनस लैम्बडा इंटू -2 माइनस लैम्बडा -0, फिर -0, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। फिर लास्ट -2 इंटू कितना हुआ बच्चों, a-0 इक्वल टू 0। a-0 मतलब ये देखिए, इसको आप छोड़ेंगे तो a-0। अब अगर मैं यहां देखूं तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं -3 प्लस लैम्बडा। और बच्चों यहां से भी एक माइनस साइन कॉमन आएगा, यहां से भी एक माइनस साइन कॉमन आएगा, तो यहां हो जाएगा 1 प्लस लैम्बडा, ये हो जाएगा 2 प्लस लैम्बडा। लेकिन बच्चों ये माइनस साइन यहीं रहेगा, -2a इक्वल टू 0। तो यहां से अगर मैं देखूं तो 2a इक्वल टू -3 प्लस लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा 2 प्लस लैम्बडा। तो a का वैल्यू हो गया -1/2 3 प्लस लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा एंड 2 प्लस लैम्बडा, इक्वेशन नंबर 1। अब अगर यहाँ से थोड़ा इसको अगर अपन सॉल्व कर लें, मतलब इस इक्वेशन को थोड़ा ढंग से अगर मल्टीप्लाई कर लें, तो आप ये बताइए कि क्या यहाँ से या यहीं से a इक्वल टू -1/2, बच्चों ये मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ, देखिए क्या आएगा, लैम्बडा क्यूब प्लस 6 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 11 लैम्बडा प्लस 6, ये वही इक्वेशन है। और अगर हम इसको एफ ऑफ लैम्बडा कंसीडर कर लें, एफ ऑफ लैम्बडा मतलब फंक्शन ऑफ लैम्बडा, और अब यहां से ये अप्रोच आपको खुद को समझना पड़ेगी, आपको खुद को ये अप्रोच समझना पड़ेगी कि मैक्सिमम पूछा हुआ है, तो यहां लॉजिक ये आपको देखना पड़ेगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, एफ डैश लैम्बडा -1/2, चलिए क्या होगा, 3 लैम्बडा स्क्वायर प्लस 12 लैम्बडा प्लस 11 और इक्वल टू 0। बच्चों मैक्सिमा और मिनिमा में क्या करते थे, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0। और यहां ये क्वाड्रेटिक को बच्चों अब आप सॉल्व कर लेना, मैंने यहां पे डायरेक्टली लिख रहा हूं -2
प्लस माइनस 1/√3। बच्चों ये रूट आ गए, मतलब ये वो पॉइंट आ गए, क्रिटिकल पॉइंट, जहां पे फंक्शन या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा, और जहां भी मैक्सिमा होगा वो पॉइंट उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में डाल देंगे बच्चों, तो एक ही मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। सिमिलरली अगर मिनिमा होगा किसी पॉइंट पे तो आप मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब चेक करने के लिए यहां हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव मतलब लैम्बडा के रेस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएट, दैट इज 6 लैम्बडा प्लस 12। अब ये जो भी वैल्यू आई है, क्या क्या वैल्यू आई है बच्चों, -2 प्लस 1/√3 और -2 माइनस 1/√3। बच्चों ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स है ये हम यहाँ सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और पता लगाएंगे कि एट विच पॉइंट दैट फंक्शन इज मैक्सिमा। चलिए अगले पेज पर चलते हैं। यहाँ देखते हैं एफ डबल डैश लैम्बडा इक्वल टू -1/2 कितना था बच्चों, 6 लैम्बडा प्लस 12। अब मैं सेकेंड डेरिवेटिव कहाँ ढूंढ रहा हूं बच्चों, -2 प्लस 1/√3 पे चेक करता हूं। अब देखिए क्या हुआ, -1/2 एज इट इज, ठीक, -1/2 एज इट इज। अब आपको क्या करना है बच्चों, 6 एज इट इज, और लेमड़ा की वैल्यू क्या है 1/√3 -2 और प्लस 12 एज इट इज। तो एफ डबल डैश -2 प्लस 1/√3 इक्वल टू -1/2, ये कितना हुआ 6/√3 -12 प्लस 12। और आप देख सकते हैं कि ये जो भी आंसर यहाँ आने वाला है 2 3 6 मतलब -√3 आएगा और ये लेस देन 0 हो गया। देयरफॉर फंक्शन इज मैक्सिमा एट लैम्बडा इक्वल टू -2 प्लस 1/√3। अब हमें ये पता चल गया कि -2 प्लस 1/√3 पे फंक्शन मैक्सिमा है। तो अब ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 में हम इस मैक्सिमा पॉइंट को पुट कर देते हैं। तो a इक्वल टू -1/2, बच्चों क्या क्या है देखते जाओ, 3 प्लस लैम्बडा, चलिए 3 प्लस व्हाट इज लैम्बडा 1/√3 -2, ठीक। फिर दूसरा क्या है 1 प्लस लैम्बडा, 1 प्लस लैम्बडा मीन्स 1/√3 -2, और लास्ट है 2 प्लस लैम्बडा, तो 2 प्लस लैम्बडा का वैल्यू 1/√3 -2। तो देखिए 2 कैंसिल हो गए, यहां देखते हैं -1/2। अब बताइए क्या बचा, 3 - 2 1, 1 प्लस 1/√3 बचा, और 1/√3 और 1 - 2 दैट इज -1 बचा, और 1/√3 यहां बच गया। तो फाइनली बच्चों अगर हम इस बात को समझें तो क्या मिल रहा है, a इक्वल टू -1/2। क्यों, यहां पर ये a माइनस बी और a प्लस बी है, दैट इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1/√3 का स्क्वायर 1/3 और 1 है ही, और इंटू 1/√3 चल ही रहा है। देखते हैं क्या हुआ बच्चों, कितना हुआ -2/3 इंटू 1/√3, 2 कैंसल माइनस कैंसल, तो a का वैल्यू हो गया 1/3√3, और बच्चों ये वैल्यू हो गया मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब ऑप्शन बी इज अवर आंसर। स्टूडेंट सेम क्वेश्चन को आप मिनिमम से भी कर सकते हो, मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। जो इसका दूसरा पॉइंट है -2 -1/√3, डेफिनेटली फंक्शन यहां क्या होगा बच्चों, यहां फंक्शन होगा मैक्सिमा। तो आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं मिनिमम वैल्यू के लिए। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, पूरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप जरा मेरी बात को समझिए, 2 मिनट में हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में बच्चा फंस जाता है क्योंकि उसको वो प्रॉपर्टी रटता है, अगर वो समझे तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले देखते हैं, वी हैव अ सेट ऑफ 3 लीनियर इक्वेशन। 3 लीनियर इक्वेशन मतलब 3 वेरिएबल और 3 इक्वेशन है, मतलब उसका मैट्रिक बनाएंगे तो ऑर्डर 3x3 आएगा। इन्होंने एक नोटिफिकेशन दे दिया x, एंड ये ट्रिपल डैश का निशान है, इसको ये बोल रहा है इक्विवेलेंट।
मतलब ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। इसको कैसे पढ़ोगे? x इज इक्विवेलेंट टू y, y इज इक्विवेलेंट टू x। और अगर यहाँ नॉट हो जाए, नॉट इक्वल हो जाए, तो इट इज नॉट इक्विवेलेंट। और इन्होंने अब 4 स्टेटमेंट दे दिए। स्टेटमेंट नंबर 1 P देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन। आप मुझे बताइए किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन में यूनिक कब होता है? यूनिक सोल्यूशन कब होता है? फॉर यूनिक सोल्यूशन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स शुड नॉट इक्वल टू 0। ठीक, पहले इनको इलेबोरेट कर लें, फिर हम देख लेंगे कि कौन किसके इक्वल है और कौन किसके नॉट इक्वल है, और ऑप्शन में से देख लेंगे। दूसरा देखते हैं, द इक्वेशंस आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। क्यों? तो इक्वेशंस लीनियरली इंडिपेंडेंट होगी कब? जब डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, और डिटर्मिनेंट 0 होता है तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। आज का पहला क्वेश्चन, थोड़ा बहुत वहां पर हिंट मिल जाएगा। तो बच्चों ये दोनों इक्वल है, P और Q दोनों सेम हो गए। R देखते हैं, R के बारे में क्या बोल रहा है? ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आर नॉन जीरो। फॉर नॉन जीरो आइगन वैल्यू, मतलब ये क्या बोल रहा है कि इसकी अगर आइगन वैल्यू निकाली जाए तो वो सारी नॉन जीरो होगी। फॉर नॉन जीरो आइगन वैल्यू क्या होना चाहिए? डिटर्मिनेंट शुड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो वो जो वैल्यू है, वो आइगन वैल्यू, वो 0 हो जाएगी। आप यहां फील कर पा रहे हैं बच्चों कि डिटर्मिनेंट का इंपॉर्टेंस? और लास्ट एस क्या कह रहा है वो? द डिटर्मिनेंट ऑफ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉन जीरो। तो इसका मतलब तो यही है कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। तो देयरफॉर क्या हम बोल सकते हैं कि P Q के इक्विवेलेंट है, Q R के इक्विवेलेंट है, R S के इक्विवेलेंट है। देयरफॉर ऑप्शन A इज आवर आंसर। ऑप्शन A इज आवर आंसर। स्टूडेंट्स, बेहद आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ा यहां पर डील नहीं किया है। एक और क्वेश्चन करते हैं। तो 15 में आए हुए मैट्रिसेस के जितने भी क्वेश्चन है वो इस लेक्चर जो भी सेशन चल रहा है, ये पार्ट 1 है बच्चों, EE 2015 का। इसका पार्ट 2 भी आपको देखना है, 3 भी देखना है। कंप्लीट जितने क्वेश्चन है वो सारे मैं डिस्कस कर लूंगा। जरा देखिए, कंसीडर अ 3x3 मैट्रिक्स। जितना बोल रहा है मैं उतना कंसीडर कर लेता हूं। ये लिख दिया मैंने, 3x3 मैट्रिक्स। एवरी एलिमेंट बीइंग इक्वल टू 1, हर एलिमेंट 1 के इक्वल है। मतलब जो सारे 9 एलिमेंट है वो सारे क्या है? 1 के इक्वल है। देन इट्स ओनली नॉन जीरो आइगन वैल्यू इज क्वेश्चन मार्क। मतलब इस एक ऐसा मैट्रिक जो 3x3 का है और उसमें सारे एलिमेंट 1 है, उसकी एक ही नॉन जीरो आइगन वैल्यू होगी, वो हमें पता लगाना है। बहुत आसान है बच्चों। कैसे? हम सबको पता है कि आइगन वैल्यू का जो सम होता है वो मैट्रिक के डायगोनल के सम के इक्वल होता है, तो ये 3 हो गया। और अब अगर हम कंडीशन देखें तो हम क्या बोल सकते हैं? ऑल 3 रोज आर सेम। सारी रो सेम है, और अगर सारी रो सेम है तो देयरफॉर बाय ऑपरेशन, बाय यूजिंग, या वैसे नहीं भी लिखोगे तो चलो लिख दिया ऑपरेशन, क्या हम यहां से देख सकते हैं कि 2 रो 0 हैं? 2 रोज आर 0, 2 रोज आर 0। और बच्चों एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां लिख रहा हूं, हमेशा याद रखें कि 0 रोज रिप्रेजेंट 0 आइगन वैल्यूज। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि अगर इसकी 2 रो 0 है, मतलब 2 आइगन वैल्यू यहां 0 है। तब अगर 2 आइगन वैल्यू 0 हो गई, तभी तो पूछा है ओनली 1 नॉन जीरो आइगन वैल्यू, मतलब 2 0 है। और अगर 1 में ये पुट कर दें तो 0 + 0 + λ3 = 3। देयरफॉर λ3 की वैल्यू बच्चों हो गई 3, मतलब आंसर जो है इसका 3 है। गाइस, आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 1 था इलेक्ट्रिकल ब्रांच 2015 IIT कानपुर पेपर हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। बहुत जल्दी पार्ट 2 भी आएगा, आप बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और सेशन को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। MCQ एंड इंजीनियर हब एप्लीकेशन पर भी ये डिटेल अवेलेबल है।
ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप चाहें तो वो एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी इसका आनंद ले सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशन में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।